हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्लेलिस्ट में, जिसमें आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 जून 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला है शिवाजी छत्रपति वर्क्स कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट। जो भी छत्रपति शिवाजी ने किया था वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे रेलिवेंट है। ठीक है, किस चीज़ में? जैसे उनकी वेलफेयर स्टेट्स में, ठीक है, उनके पीपल को बेसिक प्रिंसिपल्स मिलने में, ठीक है, उनकी करेजियस को देख के और उनकी शार्प एडमिनिस्ट्रेशन स्किल को देख के आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रेलिवेंट हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से क्या मिलती है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें जो 350 बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट किया गया है किसका? छत्रपति शिवाजी का। कहाँ पे? रायगढ़ फोर्ट, महाराष्ट्र में। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट का ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रतापगढ़ फोर्ट की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे क्लैशेस हुआ था किसका? शिवाजी का और बीजापुर के जनरल अफजल खान का। ठीक है, इन दोनों का क्लैशेस हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक शिव श्रुति स्कीम की स्थापना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें शिवाजी की जो लाइफ है उनके बारे में दिखाया गया, यानी कि एक थीम पार्क है। क्या है ये? एक थीम पार्क, और एशिया का लार्जेस्ट थीम पार्क है। एशिया का लार्जेस्ट थीम पार्क है कौन सी? शिव श्रुति स्कीम। ठीक है, इसमें कहाँ पे बनाया जाएगा? रायगढ़ फोर्ट के नीचे बनाया जाएगा, फुटहिल्स पे बनाया जाएगा, जहाँ पे ये क्या दिखाएगा? उनके स्किल्स को दिखाएगा, उनके डिफेंस को दिखाएगा, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को दिखाएगा, वेलफेयर स्टेट्स को दिखाएगा, और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को ये शो करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यू गाइडलाइंस फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी और लाइट बट टाइट। क्या है? देखिए, जो यूनिवर्सिटी रूल्स आया था 2029 में, उसको क्या किया गया है? उसको रिपील करके 2023 का रूल लाया गया। क्यों लाया गया? देखिए, क्या होता था ना, 20 साल से जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिन हो गया, नैक गाइडलाइंस हो गया, एनआरएफ रैंकिंग हो गया, एनबीए ग्रेडिंग हो गया, इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब क्या है, जो 20 साल से कम की यूनिवर्सिटी है वो इनके लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रख दिया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे CGPA फॉर 3 कंजिक्यूटिव साइकिल होनी चाहिए, एनबीए क्रेडेंशियल फॉर 2/3 एलिजिबल होने चाहिए प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और 50 एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में होना चाहिए लास्ट 3 ईयर से। तो कहीं ना कहीं ये जो कैटेगरी दिख रही है ये कहीं ना कहीं थोड़ी टफनेस को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। किसका? जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये लेकिन एक तरफ से ये भी फ़ायदा है कि अब जो है यूनिवर्सिटी अगर इसके अंडर में आती है तो कहीं ना कहीं इनको क्या है? बेनिफिट मिलेगा एनरोलमेंट में, और स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट जो है इंक्रीज़ होगा, प्लस हमारी ग्रोथ जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं। तो ये दोनों ही मामले में इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इन क्या कहा गया है? यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है वो कहीं ना कहीं लाइट तो किया गया, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा टाइट किया गया ताकि यूनिवर्सिटी को कम से कम इसमें यूनिवर्सिटी जो है रोल ही कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगी तो वो इनरोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक मिडिल पाथ को अपनाना चाहिए और इनके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये है GS2 का, आपका GS2 से रिलेटेड है यूजीसी का जो ये न्यूज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले न्यूज़ की, जिसमें हम बात करेंगे अ क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर। मणिपुर में आपको जैसे पता चल रहा है केओस हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स की सेपरेट जो आपकी टेरिटरी की डिमांड की जा रही है अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से। यहाँ की ट्राइबल ग्रुप्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स के नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं पता किए जाते हैं कि ट्राइबल, जैसे कि आपके 2020 आई थिंक 2020 में आपके क्वेश्चन आया था, 21 में एक क्वेश्चन आया था ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप के नाम दे दिया गया था और पूछा गया था ये क्या है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, जैसे आपके कुकी, मिजो, जैसे इसमें आपकी चीन, कुकी, मिजो, जोमी हिल ट्राइबल्स है, ये सारी हिल ट्राइबल्स है। ठीक है, और जो इसमें मीठी ट्राइब है वो कहीं ना कहीं हायर ट्राइब है, मतलब इसमें ज़्यादा कम्युनिटी, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी लोग इसमें है, यहाँ की जो डोमिनेटेड जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। ठीक है, ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि सेपरेट स्टेट, क्या सेपरेट स्टेट हमारे बनना, सेपरेट जो एरिया बनाना या बाउंड्री बनाना क्या स्टेट के हाथ में है? नहीं, ये हमारे पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट चाहे तो इसको स्टेट्स को चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, उसकी जो लाइन है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, वो किस थ्रू? आर्टिकल 3 के
आर्टिकल 3 के अंडर। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 3 में सबसे पहले तो पीरियड अप्रूवल लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट की पीरियड अप्रूवल के बाद ही कोई जो है रिजोल्यूशन लाके इसको चेंज कर सकते हैं। इसको सिंपल मेजोरिटी से ही हम लोग पास करके क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी एरिया किसी भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर स्टेट्स का अगर मान लीजिए कोई अदला बदली कर रहे हैं, जैसे कि मान लो बांग्लादेश और इंडिया को टेरिटरी को अदला बदली करनी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके 2014 में बांग्लादेश के साथ किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को गियर देगी अगर ऐसा करेंगे। देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो आपके वैलिडिटी है, ठीक है, ज़्यादा वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर आप कोई चीज़ किसी के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंख बंद करके ही किया जाए, वो आंख बंद करके ही किया जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक रैशनल वेज को अपनाना चाहिए, रैशनल तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को इक्वलिटी मिले, यानी कि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन ना हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या बात की गई है, एक बात की गई है आपके क्या नाम है, इंटरनेशनल लेवल की। इंटरनेशनल लेवल में जैसे बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे अगर कोई चीज़ इस तरह की करनी होती है तो इनको फेडरल तरीके से करनी होती है, मतलब सबको ध्यान में रख के सबसे बातचीत करके कहीं ना कहीं करनी होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग को ये नहीं कि जो डोमिनेटेड है उसको ही प्रीफर करना चाहिए और जो डोमिनेटेड नहीं है उनको प्रीफर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मिडिल अप्रोच निकालना चाहिए, जिसमें कि हम लोग को लोगों को बातचीत करके, यानी कि कन्वर्सेशन करके क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या चीज़ अप्लाई किया जा सकता है, क्या चीज़ इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्या एजुकेशन के लिए बेनिफिट हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पे इसी तरह के डिसीजन ही कहीं ना कहीं हमें आगे स्कोप दिखाती है कि हमारी जो इंडिया है वो क्या है, एक यूनियन है, ना कि हमारी इंडिया जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये बात इसमें कहीं ना कहीं लिखी गई है, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जिसमें कहा गया है माइग्रेशन वर्क। ये देखिए, यहाँ न्यूज़ क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ माइग्रेशन वर्क की बात करते हैं। माइग्रेशन वर्कर क्या होते हैं, माइग्रेशन का मतलब है जैसे यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ए पर्सन, ठीक है, अगर यहाँ पे उसको काम जॉब इस ए एरिया में उसको जॉब ठीक नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा बी एरिया में। सिर्फ जॉब ही नहीं, जॉब हो सकता है आपका, क्या नाम है, यहाँ पे हेल्थ हो सकता है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए इसको ठीक नहीं मिला तो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा किस तरफ, दूसरी एरिया की तरफ, यानी कि बी की तरफ। यानी कि यहाँ पे बी की तरफ जाने से क्या होगा, यहाँ की जो रिसोर्सेज है उसको हैम्पर करेगा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं उस एरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, मतलब वहाँ अगर ट्रांसफ़र होगा तो कहीं ना कहीं उसके चीज़ों को एक्वायर करेगा। जैसे अगर आपकी लैंड होगी, लैंड को भी एक्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाऊँ तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूँगा, वहाँ की चीज़ों को क्या करूँगा, एक्वायर करूँगा वहाँ की चीज़ों को, जिससे कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करूँ, ठीक है। अब जो गांव, जैसे अगर कोई भी अगर विलेज टू टाउन एरिया में आता है तो कहीं ना कहीं टाउन की चीज़ों को हैम्पर करता है, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे टाउन एरिया में पड़ता है, ठीक है। अब उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, यहीं पे ही हमें लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, यहीं एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को देना चाहिए, यहीं लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि बजाय कि दूसरे एरिया में ही हम जहाँ पे क्या नाम है टाउन एरिया है वहाँ के बजाय हम लोग अगर वहीं जहाँ व्यक्ति है वहीं पे अगर सारी फैसिलिटीज़ दे दिए तो वो क्या होगा, माइग्रेशन की संख्या को कम करेगा। जैसे कि एक आप मनरेगा का नाम सुने होंगे, जो कि वर्क प्रोवाइड करता है 100 डेज़ का। अगर वर्क प्रोवाइड करता है और उसमें अगर जैसे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, उसमें पेमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या फिर वेजेस जो है वो कम है, तो उस वेजेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज़ कर सकते हैं। उस वेजेस उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्किंग साइट को और आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वर्किंग साइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होगा, माइग्रेशन वर्कर को जो है वो कम इधर उधर से ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी क्या होगी, इकोसिस्टम की क्या होगी, बैलेंस बनी रहेगी, ठीक है। और जब इकोसिस्टम की आपकी बैलेंस बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का कल्चरल जो है वहीं पे ही डेवलप होगा। यानी कि कहने का मतलब लोगों का जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलरली एरिया में होगा बिना माइग्रेशन के, और जहीं से कल्चरल बेनिफिट होगा तो यहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी, लोगों को वेजेस ज़्यादा मिलेगा, लोगों के पास इंडस्ट्री आएगी और डेवलपमेंट का प्रोसेस भी होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन वर्कर जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज के टाइम में जैसे कि आप देख रहे हैं, माइग्रेशन वर्कर के अलावा आपके क्या नाम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ भी देख रहे हैं जो माइग्रेशन वर्क के साथ हो जाता है, इंसिडेंटली हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट को भी कहीं ना कहीं रोक सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ कार्बन प्रॉब्लम। देखिए क्या है,
अब यू है EU यूरोपियन यूनियन है, उसने क्या किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया है, ठीक है, CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, मैकेनिज्म। पहले एक और चीज़ लेके आए थे, ETS एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये क्या है देखिए, इसने ये क्या कहा, पहले ETS के तहत में क्या कहा गया था कि जो हमारी एमिशन ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग जो सिस्टम हो रही है बीच में, ध्यान रखना ये कौन लेके आया था, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है। पूछा जा सकता है गवर्नमेंट आपके इसमें कि ETS किसके द्वारा लाया गया है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, USA, इस तरह से ऑप्शन बन के आ सकता है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन ने जब ETS को अडॉप्ट किया था तो इसने क्या किया था, सबसे पहले तो क्या कहा था कि जो एमिशन हो रहा है ट्रेडिंग के थ्रू, वो कहीं ना कहीं बाय और सेल कर सकते हैं कौन, जो आपकी ट्रेडिंग चीज़ें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं अब जैसे डेवलप क्या हुआ, चेंजेस होता रहा, ये 2005 में लाया गया था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा तो कहीं ना कहीं चेंजेस आता रहा, और चेंजेस आने के साथ साथ ETS में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आता रहा। तो ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा था बहुत सारी चीज़ों को जो कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम कर रही थी। इसी तरह का प्रॉब्लम हमें CBA में भी देखा गया। इसमें ये देखा गया कि अगर इसके एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हो जाए तो दिक्कत क्या होगी, इंडिया का जो 1.8% जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो है EU के साथ कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, लिमिटेड हो जाएगा, जो कि जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, इनसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो एडजस्ट करने की ज़रूरत इनसे होती है, ठीक है। अगर बात की जाए CBM का एम क्या होता है, तो देखिए एम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि एम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्रेस करना क्वैगमायर एंड दस लेवलिंग प्ले फील्ड यू इंडस्ट्री अंडर CBM imports of the certain carbon intensive product namely cement, iron, steel, fertilizer and hydrogen have been paid to economic cost borne you producer under ETS। देखिए जो इसका एम क्या था, जो कि सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो क्या है, सेम इकोनॉमिकल कॉस्ट बॉर्न करते हैं जो हमारी क्या होती है ETS में बॉर्न होती थी, जो कि ETS में प्रोड्यूस होती थी। द प्राइस पेड विल बी लिंक टू द वीकली एवरेज एमिशंस प्राइस अंडर ETS। तो उसकी जो प्राइस जो पेड की जाती थी उसको लिंक किस में किया जाता है, वीकली एवरेज एमिशन के साथ लिंक किया जाता था। एक्सपेक्टली पेड फॉर इंपोर्ट प्रोडक्ट दे आर कंट्री ओरिजिन रिडक्शन एंड क्लेम, और फिर उसको क्या करते थे, वो पेड करनी पड़ती थी क्या, जो वहाँ से कंट्री ओरिजिन होती थी, और उसको क्या करना पड़ता था, फिर रिडक्शन करना पड़ता था, या उसके लिए उसको क्लेम करना, रिडक्शन के लिए उसको क्लेम करना पड़ता था, या उसको पेमेंट करनी पड़ती थी, ठीक है। अब WTO क्या कहता है, WTO क्या रूल कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए क्लाइमेट से रिलेटेड सेल्फ अवेयर या फिर सेल्फ रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है अगर वो अपने कंट्री के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट लाइक प्रोडक्ट एंड इज देयर कंट्री ओरिजिन टू ट्रीट फॉरेन मेक ट्रेड लाइक, ठीक है। वाइल CBM डिज़ाइन इज ओरिजिन न्यूट्रल इन द एप्रियंस इट एप्लीकेशन इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री अकाउंट इन एडिक्वेट कार्बन पॉलिसी ड्यू टू वनरस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट वुड बी सब्जेक्ट टू। क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग लाइक प्रोडक्ट कहीं से प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, अगर हमारे देश में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो हमने क्या किया, उससे कार्बन की एमिशन ज़्यादा निकल रही है, और वहाँ की वो लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रोडक्ट को जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो हमसे वो चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम उस पर अगर मान लीजिए इंपोर्ट कर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एमिशन तो होगा ही होगा। एमिशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगा, हम कार्बन का जो एमिशन है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन जो बाकी कंट्री क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो उनमें क्या होती है, अगर मान लीजिए रिफाइनरी प्रोडक्ट अगर बन रही है हमारे देश में तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों, क्योंकि उससे कार्बन एमिशंस होता है। लेकिन अगर दूसरे इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सस्ते प्राइस में खरीद भी रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो उतना अमाउंट पे कर दे रहे हैं ताकि उनमें वो इंडस्ट्री लगे ना, और उससे इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो उतना अमाउंट में वो एमिशन जो है नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उनमें क्या होगा, कार्बन रिडक्शन होगा, और हमारे में क्या होगा, कार्बन एमिशन जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि जो CBM में डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। ये अगर EU कहता है कि CBM इज डिस्क्रिमिनेटरी देयर विल क्लेम फॉर जस्टिफिकेशन अंडर किस पे, आर्टिकल 22 और जनरल एग्रीमेंट ऑफ, अगर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है तो कैट के अंदर क्या हो जाएगा, इसको आर्टिकल 20 के अंदर इसको क्या जस्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। क्लेम फॉर जस्टिफिकेशन इट अंडर जनरल एक्सेप्शंस क्लॉज गिवन इन किस में दिया गया, आर्टिकल 20 में, ठीक है।
अब देखिए इसमें एक और बात की गई है कि कोई भी अपना लॉ जो है फॉरेन कोई भी कंट्री है अपने लिए कोई भी रूल बना सकता है, इंटरनल ट्रेड के लिए कोई भी रूल बना सकता है, वो अपनी छूट है ताकि वो नॉन डिस्क्रिमिनेशनी होगा। तो ये क्या है, ये लीगल है या नहीं है। एक तरह से अगर WTO की बात सुने तो कोई भी अगर मान लीजिए कंट्री है वो अपना लॉ खुद तैयार कर सकती है, उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना है कुछ भी करना है वो कर सकता है, ठीक है। यूनिलेटरल मेजर्स ले सकता है, मतलब अपना आप मेजर्स ले सकता है सेफगार्डिंग इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बाकी कंट्री के हिसाब से देखा जाए, इंडिया के हिसाब से देखा जाए, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया को एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्रक्स थी। अब बढ़ते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। आपको जैसे कि आपको पता है कल 70 किल्ड हुए थे ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में। देखिए इसका रिलेटेड किससे है, डिजास्टर। अब डिजास्टर को कैसे रोका जा सकता है, अब ट्रेन कॉलिजन है कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो हमारी जैसी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिमांडेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं हमें सेफगार्ड भी करना चाहिए ताकि लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन भी मिल सके। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे कि आप जानते हैं 16 लेड टू डीरेलमेंट ऑफ 17 कोचेस। अब सोचिए कितने लोगों की यहाँ पे बताया गया है कि 7 बजे यह हादसा हुआ था और यहाँ पे करीब 70 पैसेंजर जो है फियर डेड के फॉर्म में लग रहे हैं और 350 जो है इंजर्ड के फॉर्म में लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ की फेलियर है, ठीक है। और उस फेलियर को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुधारना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसको देखना पड़ेगा और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, देखिए इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले तो गवर्नेंस लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए वो आपकी पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी रेस्क्यू टीम है कहीं ना कहीं इंसिडेंट तो होगी, अगर मान ली कोई भी चीज़ है तो इंसिडेंट तो होगी, तो रेस्क्यू टीम की कितनी एक्टिव है उस चीज़ का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कोई एक्सीडेंट को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की, जिसमें है IRDAI है। क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एक इंश्योरेंस की बात की गई है, क्या है, बीमा वाहक, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है, एक इंश्योरेंस को पुश किया है कहाँ पे, रूरल एरिया पे, कि रूरल एरिया तक किस तरह कैसे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को पहुँचाया जा सके, ठीक है। एक कोर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इस इंश्योरेंस फॉर ऑल, क्या कहा गया, इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक पहुँचानी है, 2047। इसको ध्यान में रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक के लिए है, 2047 तक, ठीक है। और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलना चाहिए, जहाँ जिस एरिया तक नहीं पहुँचा है उस एरिया तक, मतलब ग्रास रूट लेवल तक, मतलब एंड पॉइंट तक हमें इसको क्या पहुँचाना है, एक्सेस कराना है, लास्ट माइल तक इसको क्या कराना है, एक्सेस कराना है, ठीक है। इस स्कीम में क्या है, बीमा वशक विल गेन ट्रस्ट लोकल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट के जो बीमा है उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करेगा। इंश्योरेंस विल इम्प्लीमेंट बोर्ड अप्रूव पॉलिसी इन हायरिंग एंड ट्रेनिंग बीमा वाहक को हायरिंग करेगा और उनको जो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिससे कि क्या हो सकता है, इंश्योर को ट्रेलर प्लान मीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नीड, लोगों की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नीड को कहीं ना कहीं ये पूरा करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, KYC AML कंप्लाइंस, ठीक है, कंप्लाइंस पे होगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट इंश्योरेंस बहुत ही कम है, जैसे आपके गवर्नमेंट इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो आपके प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है वो कहीं ना कहीं लोगों को इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट के आने से तो कहीं ना कहीं लोगों में ट्रस्ट जो है डेवलप होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। और इसके लिए क्या बनाएगा, ड्राफ्ट नॉर्म्स बनाएगा जो स्कीम्स है, और उसको कहाँ तक पहुँचाएगा, लास्ट माइल तक इसको पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो चलिए अगला न्यूज़ की बात करते हैं।
अगला न्यूज़ है OTT प्लेयर सिक सैटेलाइट बैंड। अब देखिए सैटेलाइट बैंडविड्थ में क्या होता है, जो हम लोग डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, ठीक है, वो क्या होगा, यूज़र है, यहाँ पे कोई रिसीवर है, ठीक है, जो आपका प्रोवाइडर है और यूज़र है, ठीक है, रिसीवर है और प्रोवाइडर है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करके उसको पहुँचाएगा। अब हम लोग का अभी जो चल रहा है, अभी कौन सी तरीके से चल रहा है, अभी चल रहा है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड तरीके से। इसमें क्या होता है, हर एक स्टेट तक, मतलब हर एक लेवल तक, लास्ट माइल तक हम लोग पहुंचा ही नहीं पाते इसको, ठीक है। तो इस चीज़ों को देखते हुए जो OTT प्लेयर्स ने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, उसके लिए नेट जो परफॉर्मेंस चाहिए वो हाई चाहिए, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग कराने के लिए हाई पावर चाहिए, और साथ ही साथ आपके क्या नाम है, एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए, पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए हाई विंडवर्थ की ज़रूरत पड़ी है। तो उसके लिए डायरेक्ट हम सैटेलाइट विंडवर्थ का इस्तेमाल करें तो हमें क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे कि लक्षद्वीप एरिया में जो है करंटली अभी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो या फिर हम लोग अभी जो वायर चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट बैंडविड्थ का आने से हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन आ सकती है सैटेलाइट बैंडविड्थ और आपके सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ठीक है, इन रिलेटेड आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ को। अगला न्यूज़ है बैंक्रप्सी कोड। बैंक्रप्सी कोड कब आया था, 2016 में, ठीक है। बैंक्रप्सी कोड जो आया था आपके 2016 में आया था, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है जो आपकी लोन है, लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई डिफ़ॉल्ट कर दे, तो वहाँ से किस तरह से लोन को लिया जाए, किस तरह से काम किया जाए, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को देखता है। तो बैंक्रप्सी कोड के बारे में सिर्फ आपको इतना ही जानना था कि बैंक्रप्सी कोड कब आया था, 2016 में, और इसका काम क्या है, जो इंसॉल्वेंसी हो चुके हैं या जो बैंक्रप्सी हो चुके हैं उनकी एसेट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उनसे जो लोन है वो किस तरह से वसूला जाए, ठीक है। ये सरफाइसिस एक्ट को क्या किया था, रिप्लेस किया था बैंक्रप्सी कोड ने, और जिससे कि एक बेटर तरीका लाया था, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम को क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इस टाइम देखिए, आपको पता है GDP जो है, GST जो है का कलेक्शन जो है 1.57 करोड़ जो है पहुँचा है मई में, लेकिन इससे पहले भी क्या और नहीं पहुँचा था, बिल्कुल पहुँचा था, और इससे ज़्यादा पहुँचा था। लेकिन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो अभी इस महीने कम हुआ, अप्रैल के महीने में ज़्यादा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का टाइम है। फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे हमें क्या दिखता है, GDP ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। जब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है तो उसमें जो आपकी GST टैक्स से कलेक्शन है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक बात है, सब लोग क्या करते हैं इस टाइम पर GST जो है कलेक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी इनमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, सिर्फ GST कलेक्शन कितना हुआ है उसके बारे में बस जानना है, और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में और कुछ नहीं आते, लेकिन स्पेसिफिक आपके डेफिनेशन स्पेसिफिक आते हैं, जो कि मैं आपको जब करंट स्टैटिक्स कराऊंगा तब उसमें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या इससे पहले नहीं हुआ था, देखिए कोई भी चीज़ हमारी शार्पली इंक्रीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़ शार्पली डिक्रीज़ नहीं होती, वो कोई भी चीज़ होती है तो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है और धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हर चीज़ का जो है एक लिमिटेड चीज़ होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 1991 में जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, क्या उसने हमारी चीज़ों को एकदम से इंक्रीज़ किया था, हर चीज़ों को इंक्रीज़ नहीं किया था, कुछ चीज़ों में इंक्रीज़ किया था, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं GST में भी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कमी है, जो कि हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी चाहिए, और प्रोग्रेस हो भी रही है। और रेवेन्यू इसीलिए इसमें क्या दिख रही है, हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 5 जो महीने में हमें दिखी है कि 5 मंथ में हमें GST कलेक्शन जो है ज़्यादा दिखी है, उसका रीज़न यही है कि धीरे धीरे वो चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा वो देखते हैं, किस तरह से GDP जो है और बढ़ती जाएगी, और हमारी GST जो है किस तरह से आगे बढ़ेगी, और GDP को ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, वो आगे देखने वाली बात है, ठीक है। इसमें बस इतना ही आपको समझाना था, गुड एंड बैड। अब देखिए क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन में सपोर्ट करता है, वर्किंग प्लेस में सपोर्ट करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड में सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे AI की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी सेविंग में भी काम करता है, एनर्जी सेविंग आपके घरों के अप्लायंस में काम करता है, ठीक है। आज के टाइम पे AI का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन अगर इसको हम लोगों ने सही तरीके से यूज किया तो ये हमें तो अच्छी प्रोग्रेस देगा। अगर हम गलत तरीके से प्रोग्रेस करेंगे तो फिर हम लोग को ये बुरा प्रभाव देगा। लेकिन अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे यहाँ पे क्या नाम है, डाटा लीक, ठीक है, प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हानि पहुँचाना,
ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, आर्टिकल 21 को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, प्राइवेसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना होगा और डाटा प्राइवेसी को कम से कम हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना होगा और नए नए रूल्स और रेगुलेशन को के इस्तेमाल से हम इस चीज़ों को कम कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए एआई का इस्तेमाल आज के टाइम पे देखिए, एआई के कुछ नाम बताए गए हैं जैसे कि यहाँ पे ओपन एआई, चैट जीटीपी, चैट बूट, मिमिक, ये सारे कहीं ना कहीं एआई है जो हमारे प्रीलिम्स में आने के चांसेस है, ठीक है। ये साथ ही साथ हमारे एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और ये हमारे फाइंडिंग करते हैं न्यू एंटीबायोटिक एलॉयज़ को, जैसे मेडिकल में तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हमारे एंटीबायोटिक एलॉय के लिए काम भी आते हैं, फाइंडिंग करने के लिए बिल्कुल आते हैं, कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं, एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं, हमारी फेथ को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं रियलिटी में। डाटा मेड लुक बैड फेथ एक्टर यूजिंग एआई, कुछ जो होते हैं वो बैड फेथ एक्टर बनाते हैं जो कि मतलब नुकसान पहुंचाते हैं हमारी चीज़ों को, ठीक है। इसको मिटिगेशन कहीं ना कहीं मिटिगेशन द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट ऑफ एआई ग्लोबल प्रियोरिटी लेवल पे इसको क्या करना चाहिए, हमें मिटिगेट करना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। डिसऑनेस्ट एक्टर्स वेल्डिंग एआई एज वन ऑफ द मेनी थ्रेट, जो डिसऑनेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरा उत्पन्न करते हैं, किसके लिए, एआई के लिए, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है, ठीक है, इनकी यूजेस को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं हमें सीरियस में लेना चाहिए और इनके लिए इनर वर्किंग ऑफ एआई मॉडल का इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कॉपीराइट डाटा हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड प्राइवेसी हो गई या डिग्निटी हो गई, इनको कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए और फॉल्सफाई इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। जब even a point of when computational resources required to run AI model full confident that available to consumer electronically, the wide need least rolling policy that keep door open for dangerous enterprises। देखिए कुछ चीज़ें उस लास्ट रोलिंग पॉलिसी दैट कीप डोर ओपन फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू स्लैम द ब्रेक ऑन द डेंजर, कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे कि हमें मिलकर काम करनी चाहिए ताकि जो इस तरह की प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर एंटरप्राइज, डेंजरस एंटरप्राइज जैसे कहीं ना कहीं उनके ऊपर खिलाफ हमें कुछ ना कुछ तरीका अपनाना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉज इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि ये चीज़ों को रोका जा सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे डोर्स ओपन करना चाहिए, ठीक है। और एट ए टाइम इंडियन गवर्नमेंट शुड बी प्रोएक्टिवली लॉन्च एंड मेंटेनिंग ओपन सोर्स एआई रिस्क प्रोफाइल को, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है और इसमें जो पोटेंशियल है हाई रिस्क एआई मॉडल के प्रमोटिंग डेवलपमेंट, एक्सप्लेनेबल एआई, डिफाइन सीनियरिटी इंटरवेंशंस, इन सबको कहीं ना कहीं सही तरीके से देख रेख कर रही है, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ जस्ट नॉट एन ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम पॉसिबली एडवर्स कंसिक्वेंस, ठीक है। और इसके जो भी कंसिक्वेंस है उसको भी इस पर नज़र कर रही है गवर्नमेंट हमारी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।